जापान एक ऐसा देश है जहां बहुत सी कॉन्ट्रास्ट चीजें हैं। पुरानी परंपराएं और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, शांति और एक बहुत ज्यादा एनर्जी। लेकिन इस चमकती हुई सतह के नीचे एक परेशान करने वाली रियलिटी है। एक बहुत बड़ी एडल्ट वीडियो इंडस्ट्री जो एक्सप्लॉयटेशन और टूटे हुए सपनों पर चलती है। यह सिर्फ फैंटेसी की कहानी नहीं है, बल्कि एक डार्क पैराडॉक्स है। कैसे एक सोसाइटी जो ऑर्डर और रिस्पेक्ट पर बनी है, दुनिया की सबसे ब्रूटल पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में से एक को पाल सकती है। आज हम इस पर्दे को हटाकर जापान के एडल्ट एंटरटेनमेंट एम्पायर के पीछे की छुपी हुई चीजों, लीगल ट्रैप्स और ह्यूमन कॉस्ट को देखेंगे। जापान की एडल्ट वीडियो इंडस्ट्री $20 बिलियन का पावर हाउस है, जो छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। पोर्नोग्राफी खुले तौर पर बेची जाती है, नॉर्मल है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनती है। हर साल हजारों नए टाइटल्स आते हैं। अपने कॉर्पोरेट फेस के पीछे इंडस्ट्री बहुत सीक्रेटिव है। यह अपने परफॉर्मर्स की भलाई से ज्यादा प्रॉफिट को प्रायोरिटी देती है। नए चेहरों की लगातार डिमांड रिक्रूटमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के एक साइकिल को बढ़ाती है, जहां एथिकल कंसर्न्स को जल्दी से हटा दिया जाता है। पब्लिक के लिए ये फिल्में सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पैसों का रास्ता एक ऐसे सिस्टम को दिखाता है जो विरोध को दबाने और हर कीमत पर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह एक शैडो इकोनॉमी है, बहुत बड़ी, इन्फ्लुएंशियल और उन लोगों के लिए लगभग इनविजिबल जो इसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ज्यादातर महिलाएं अपनी मर्जी से एवी इंडस्ट्री में नहीं आती। उन्हें मॉडलिंग या स्टारडम के झूठे वादों से लुभाया जाता है। हम एक मॉडलिंग एजेंसी के लिए नए चेहरे ढूंढ रहे हैं। आप एक मॉडल, शायद एक टीवी पर्सनैलिटी भी बन सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स जल्दी में करवाए जाते हैं, लीगल जार्गन से भरे होते हैं और उनमें ऐसे क्लॉज छिपे होते हैं जो बाद में महिलाओं को एडल्ट फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। रुको, ये वह नहीं है जिस पर मैं सहमत हुई थी। मुझे लगा मैं यहाँ एक फोटोशूट के लिए हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर आप मना करती हैं तो आप पर केस किया जाएगा, हजारों का जुर्माना लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक हथियार बन जाता है, महिलाओं को कर्ज और जबरदस्ती में फंसा देता है, उस ग्लैमरस फ्यूचर से बहुत दूर जो उन्हें वादा किया गया था। यह करियर की चॉइस नहीं है, यह धोखेबाजी और डराने धमकाने का एक कैलकुलेटेड सिस्टम है। इंडस्ट्री की नई टैलेंट की लगातार जरूरत इस साइकिल को दोहराती रहती है, बार बार कमजोर लोगों को शिकार बनाती है। सालों तक जबरदस्ती भागीदारी की कहानियों को नजरअंदाज किया गया, जब तक 2016 के एक केस ने चुप्पी नहीं तोड़ी। मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए धोखा दिया गया था। उन्होंने मुझे 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। मैं बच नहीं पाई। उसकी हिम्मत से गिरफ्तारियां हुई, मीडिया में गुस्सा फूटा और राइटियों ने पहली बार पब्लिक में यह माना कि जबरदस्ती भागीदारी एक ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन था। पब्लिक का गुस्सा तुरंत दिखा। सरकार अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इंडस्ट्री के लीडर्स ने माफी मांगी और सुधारों का वादा किया, लेकिन एक्टिविस्ट्स को शक था। इस स्कैंडल ने एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को उजागर किया, न कि अलग अलग घटनाओं को, और देश को अपने डार्क सीक्रेट का सामना करने के लिए मजबूर किया। चुप्पी टूटी और सच्चाई सामने आने लगी। जबरदस्ती भागीदारी का ट्रॉमा फिल्म सेट से बहुत आगे जाता है। साइकोलॉजिकल डैमेज बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। सर्वाइवर्स शर्म, बेकार होने की भावना और इस बात को जानते हुए विक्टर ये है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन मनोरंजन के रूप में कंज्यूम किया जाता है। परफॉर्मर्स में डिप्रेशन, एंजाइटी और पीटीएसडी की दरें बहुत ज्यादा हैं। कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, उनका दर्द इंडस्ट्री चुपचाप मिटा देती है। सपोर्ट ग्रुप्स मदद देते हैं, लेकिन वे एक बहुत बड़ी प्रॉफिट ड्रिवन मशीन से लड़ रहे हैं। साइकोलॉजिकल स्कार्स अदृश्य घाव हैं, कैमरा बंद होने के बाद भी लंबे समय तक रहते हैं। 2016 के स्कैंडल के बाद नए कानूनों ने परफॉर्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार दिया। कागज पर एक विक्ट्री। इंडस्ट्री बॉडीज ने ट्रांसपेरेंसी और कंसेंट के लिए नियम बनाए, लेकिन एजेंसियों ने जल्दी ही लूपहोल्स ढूंढ ली। डराने धमकाने और ब्लैकलिस्टिंग का इस्तेमाल करके महिलाओं को फंसाए रखा।
कई प्रोड्यूसर्स ऑफिशियल ओवरसाइट के बाहर काम करते हैं, अक्सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े होते हैं, सुधारों की पहुंच से बाहर। बिजनेस मॉडल हाई वॉल्यूम रैपिड टर्नओवर वही रहता है। एक्टिविस्ट्स को अभी भी उन महिलाओं के फोन आते हैं जिन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। सुधार कागज पर अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का जाल बना रहता है। सर्वाइवर्स के लिए बचना नामुमकिन है। इंटरनेट उनके अतीत को परमानेंट बना देता है। एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है तो उसे कॉपी और शेयर किया जाता है। डिजिटल भूत हमेशा हमारे पीछे रहता है। यह डिजिटल फुटप्रिंट एक लाइफटाइम पनिशमेंट है जो रिश्तों, करियर और मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। कई लोग इस डर में विक्ट्रिये हैं कि परिवार या फ्यूचर पार्टनर्स को उनके अतीत का पता चल जाएगा। इंडस्ट्री कोई सॉल्यूशन नहीं देती। पायरेसी और डिस्ट्रीब्यूशन से सिर्फ प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है। वह टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ती है सर्वाइवर्स के लिए एक परमानेंट जेल भी बनाती है। एक्सप्लॉयटेशन तब खत्म नहीं होता जब वे छोड़ते हैं, यह एक लाइफ टाइम सेंटेंस बन जाता है। अपने स्केल के बावजूद जापान की एवी इंडस्ट्री पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है। पोर्नोग्राफी को सिर्फ एक और प्रोडक्ट माना जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन एक कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट बनाता है जिससे दुर्व्यवहार बिना जांच के जारी रहता है। इंडस्ट्री की जड़ें 1980 के दशक तक फैली हुई हैं, जब सेंसरशिप ने विनम्रता का भ्रम पैदा किया, जबकि एक्सप्लॉयटेशन फ्लरिश्ड। सोसाइटी दूर देखती है, फैंटेसी के पीछे की रियलिटी से कटी हुई है। यह चुप्पी पीड़ितों को अलग थलग करती है, जिससे उनके लिए बोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चुप्पी तोड़ने के लिए पब्लिक अवेयरनेस में बदलाव की जरूरत है। प्रोडक्ट के पीछे की ह्यूमन कॉस्ट को पहचानना। जब तक सोसाइटी सच्चाई का सामना नहीं करती, एक्सप्लॉयटेशन का साइकिल जारी रहेगा, चुप्पी और एक्सेप्टेंस से सुरक्षित। जापान का एक्सप्लॉयटेशन मॉडल फैल रहा है, मानव जीवन की कीमत पर प्रॉफिट के लिए एक ब्लूप्रिंट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह सिस्टम पूरे एशिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। धोखेबाज रिक्रूटमेंट और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट्स को नए मार्केट्स के अनुसार ढाल रहा है। इंटरनेट यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों का दुख परमानेंट और प्रॉफिटेबल हो, दुनिया में कहीं भी। जैसे जैसे ऑनलाइन कंटेंट की ग्लोबल डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे इन शिकारी प्रैक्टिसेस के फैलने का जोखिम भी बढ़ता है। जापान का डार्क सीक्रेट एक चेतावनी है, एक ऐसे फ्यूचर की झलक जहां एक्सप्लॉयटेशन नॉर्मल और इनविजिबल है। अगर ऐसा सिस्टम जापान में पनप सकता है, तो और कहां यह जड़ पकड़ सकता है? और जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे?